Next paragraph, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जिस दौरान आइंस्टीन संसार की मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, भौतिकी के अंदर सबसे मुश्किल समस्याओं को हल कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ, उसका निजी जीवन, वाज अनरेवलिंग, इसका मतलब उसका निजी जीवन भी बिखरने लग गया था, कि निजी जीवन भी असफल होने लग गया था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी माइलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़। एल्बर्ट हैड वांटेड, एल्बर्ट ने चाहा था क्या, टू मैरी माइलीवा, माइलीवा से शादी करना। कब? राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, कि अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के तुरंत बाद वो शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट माइलीवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि माइलीवा जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, कि वो उसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी थी, यानी कि वो उसको ज़्यादा उम्र की मानती थी। कि उसकी माँ इस चीज़ के खिलाफ थी कि वो 3 साल बड़ी थी, लेकिन वो उससे भी अधिक बड़ी दिखती थी। शी इज़ ए बुक शरी, शी वाज आल्सो बोदर्ड बाई माइलीवाज इंटेलिजेंस, और वो माइलीवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी, यानी कि माइलीवा की मिलेवा जो थी उसके बुद्धि के बारे में, यानी कि उसे कुछ ज़्यादा ही चतुर दिखती थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, कि वो तो तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा है। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, पुट ऑफ टालना, आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया, कुछ दिन के लिए टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने जनवरी 1930 के अंदर शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड, परंतु 2 ही सालों में ये शादी का बंधन कमज़ोर हो गया। फेल्टर्ड मतलब बिकेम वीक। माइलीवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और माइलीवा ने भी अब उसका जो बौद्धिक लक्ष्यों का पतन होने लग गया था। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक अप्रसन्न गृहिणी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और कई सालों की लगातार लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, और इस दंपति ने 1919 ईस्वी में तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. Einstein's new personal chapter, आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय था, coincided मतलब साथ साथ चला, with his rise to world fame, यानी कि उसकी विश्व प्रसिद्धि के साथ साथ उसका व्यक्तिगत जीवन का अध्याय भी चला। कहने का अर्थ, जैसे हमने पिछले पैसेज में पढ़ा था कि उसके जीवन, यानी कि उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो जो शादी टूट गई थी, फिर दूसरी शादी 1919 में हुई। तो इसी तरह इसी समय उनके जो प्रसिद्धि का भी ये काल था। चाहे उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ थी, उनका तलाक हुआ। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
ही हैड पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित की थी, हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि जो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन 1929 में किया था, 1915 में किया था, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नया रूप दिया या गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक नई व्याख्या विकसित की, यानी लोगों को एक नई व्याख्या दी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 ईस्वी में सूर्य ग्रहण जो हुआ वो इस बात का प्रमाण था दैट इट वाज एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब करेक्ट, सही, कि ये एकदम सटीक था, कि उसने जो इंटरप्रिटेशन दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में जो यानी कि इंटरप्रिटेशन, नई इंटरप्रिटेशन दी थी, नई व्याख्या जो दी थी, वो सही सिद्ध हुई। कब सिद्ध हुई? जब 1919 ईस्वी के अंदर सूर्य ग्रहण हुआ। एज यू नाउ, अभी पिछले ही लास्ट वीक सूर्य ग्रहण हुआ था, तो इसी तरह 1919 में भी सूर्य ग्रहण जब हुआ तो आइंस्टीन की ये जो थियोरी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ग्रेविटी के बारे में नई व्याख्या दी थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में नई व्याख्या दी थी, वो 1919 ईस्वी में जो सूर्य ग्रहण हुआ उससे सही सिद्ध हुई। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. Einstein had correctly calculated. आइंस्टीन ने बिल्कुल सही गणना कर दी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है भाई इसमें, जैसे हैड पब्लिश्ड, हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, मतलब पहले उसने सही गणना कर दी थी। किस चीज़ की? द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जो फिक्स स्टार है, निश्चित तारे हैं, उनसे कितनी मात्रा में रोशनी वहाँ से निकले, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तरफ कितनी रोशनी, कितनी मात्रा में रोशनी आएगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। द न्यूज़पेपर्स और समाचार पत्रों ने, प्रोक्लेम्ड मतलब डिक्लेयर्ड, घोषणा की, हिज वर्क, उसके इस कार्य को, उसकी इस शोध को, एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। तो समाचार पत्रों ने इस कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के नाम से प्रकाशित किया। नेक्स्ट पैसेज नंबर 13। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज़ में? फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में। He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by press. He was showered with honors. shower मतलब बौछार हुई उसके ऊपर सम्मानों की और निमंत्रणों की बौछार हुई फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से उसके ऊपर सम्मानों की और आमंत्रण पत्रों की बौछार हुई। एंड लॉडेड, LAUDED, लॉडेड प्रशंसा, प्रेज, और उसे प्रेस के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा भी उसकी बहुत प्रशंसा हुई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. When Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में नाजी पार्टी सत्ता में आई, नाजीवादी पार्टी, आप जानते जर्मनी के अंदर नाजीवादी और इटली के अंदर फासीवादी पार्टियां जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी थी। और नाजी जर्मनी में आप जानते हैं हिटलर बहुत ही बड़ा तानाशाह हुआ है। तो 1933 में जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी सत्ता में आई
आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आइंस्टीन अमेरिका चला गया। एमिग्रेट मतलब प्रस्थान कर जाना, टू मूव अदर प्लेस। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन, भाई बर्लिन के अंदर नाभिकीय विखंडन की खोज ने हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोयर, उसने अमेरिकी जो भौतिक शास्त्री थे उनके अंदर एक हलचल सी पैदा कर दी। यानी कि उसने जो 1933 में, जैसे 5 years लेटर 1933 में तो वहाँ पर आया था, उसके 5 साल बाद बर्लिन के अंदर 1938 में बर्लिन में नाभिकीय विखंडन जो हुआ उसने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को परेशान कर दिया। अप्रोयर, उनके अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, बहुत से लोग फांसीवाद से दूर भाग रहे थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और अब उन्हें ये भय था कि नाजीवादी हैं वो एक बम बनाएंगे और उसका प्रयोग, परमाणु बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज नंबर 15। एट द अर्ज रिक्वेस्ट, आग्रह करना, ऑफ ए कलीग, सहपाठी, यानी कि उसके सहकर्मी, कलीग, साथी कहें। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एक साथी के आग्रह पर, अर्ज रिक्वेस्ट, ठीक है। आइंस्टीन रॉट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को एक साथी के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा, इन विच ही वार्नड, जिसमें उसने चेतावनी दी, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक ही जो बम है, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि उसे किसी जैसे मान लो बंदरगाह क्षेत्र में गिरा दिया जाए, पोर्ट बंदरगाह, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, तो पूरे उस बंदरगाह को उड़ा देगा, नष्ट कर देगा, with some the surrounding territory, उसके आसपास के क्षेत्र को भी नष्ट कर देगा। His words did not fail to have an effect, his words did not have failed to an effect, और उसके जो शब्द थे वो प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए। इट मीन्स हिज वर्ड्स मेड एन इफेक्ट ऑन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकी वासियों ने विकसित किया द एटॉमिक बम, एक परमाणु बम, इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, यानी खुद का एक प्रोजेक्ट बनाकर, खुद के एक प्रोजेक्ट में गुप्त रूप से उन्होंने एक एटॉमिक बम बनाया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ये बम अगस्त 1945 में गिराए। 6 और 9 अगस्त को जो गिराए गए थे बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, वो अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट पैसेज। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन, और आइंस्टीन गहन रूप से प्रभावित था, यानी बहुत दुखी हुआ। डीपली शेकन यानी कि ही वॉज डीपली शॉक्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, कि विनाश से जो इतनी बड़ी मात्रा में
जो बम से जितनी इतनी बड़ी मात्रा में जो विनाश हुआ उसको देखकर आइंस्टीन बहुत ही दुखी था, was deeply shaken, felt very sad. This time he wrote a public missive to the United States. Missive here letter, और लेटर भी कैसा, एक लंबा और आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर उसने लिखा टू द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसके अंदर उसने एक विश्वव्यापी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रपोज, सजेस्ट, सुझाव, प्रस्ताव। फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व स्तरीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को जो पत्र लिखा उसके विपरीत, यानी कि उसकी तरह नहीं, यानी कि पहले उसने रूजवेल्ट को पत्र लिखा था कुछ एटॉमिक उसके लिए कि भाई बम के बारे में जो पत्र लिखा था, अब उसने उसकी तरह का लेटर नहीं लिखा, दूसरी तरह का लेटर लिखा। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इस सॉरी अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, ताकि पहले वाले लेटर की तरह इस लेटर ने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के ऊपर। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, परंतु अगले दशक के अंदर आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, परंतु अगले दशक तक आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टीन राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो गया। इन्वॉल्व मतलब शामिल हो जाना, एक्टिव हो जाना। agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब किस तरह की पॉलिटिक्स में? एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, कि जो अस्त्र शस्त्र निर्माण के खिलाफ विद्रोह, यानी उसके खिलाफ आंदोलन, कि उसने ये जैसे शस्त्र निर्माण की जो होड़ है उस पर रुचि रोक लगाने के लिए, और एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और अपनी जो उसकी लोकप्रियता थी उसका प्रयोग करने के लिए, किस लिए? टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, यानी शांति और लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलाने में उसने अपनी अब लोकप्रियता का प्रयोग वो करने लगा। नेक्स्ट पैसेज, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और जब आइंस्टीन 76 साल की उम्र में 1955 ईस्वी में मरा, उसकी मृत्यु हुई। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। ही वॉज सेलिब्रेटेड, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, तो उसे एक भविष्य दृष्टा के रूप में, विजनरी, ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। विजनरी, भविष्य दृष्टा, दिव्य दृष्टा, कि एक व्यक्ति जो आने वाले भविष्य के बारे में बहुत ही उस इंटेलिजेंट वे में कि किसी चीज़ का अनुमान लगा ले, तो उसे एक भविष्य दृष्टा के रूप में, और एक यानी कि एक महान वैज्ञानिक तो था ही, यानी कि साइंटिफिक जीनियस था, यानी कि साइंटिफिक जीनियस में तो माना ही जाता था, उसके साथ साथ उसे एक भविष्य दृष्टा और एक विश्व नागरिक के रूप में उसको पहचान मिली। यानी लोग अब उसे केवल वैज्ञानिक के रूप में नहीं, एक भविष्य दृष्टा के रूप में भी, एक विश्व नागरिक के रूप में भी उसे मानने लगे थे। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो भाई ये लेसन जो है
ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसके बारे में हुआ? एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जो उसके जीवन का एक छोटी सी बायोग्राफी इसके अंदर दिखाई गई है कि मानव के प्रति उसकी सोच क्या थी। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसका हम नाम सुनते आए हैं, और इसमें ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि बचपन से ही कोई बहुत यानी कि बचपन में ही बहुत बड़े गुण लेकर आए। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज पर जाकर अलग कारनामे कर सकता है। दैट्स एग्जाम्पल फॉर अस। सो ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टीन के जाए। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। वी विल हैव मोर लेसन्स in the coming days, and if you have not subscribed our channel, then subscribe it, share it and like it. Have a good day.